सास की बदसूरती को लेकर बहू ने सबके सामने उड़ाया मजाक। तो किस्मत ने किया कुछ ऐसा कि मैं डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक में बैठी हुई थी, तभी दो औरतें क्लिनिक पर आईं। उनमें से एक औरत का पेट बाहर निकला हुआ था। जाहिर है हमारी क्लिनिक में प्रेग्नेंट औरतें ही आती हैं। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरी जानने वाली बिमला थी। मैं उसे काफी सालों से जानती थी। मैंने पहले भी उसके साथ काफी साल गुजारे थे। बिमला हमारी किराएदार हुआ करती थी और विधवा भी थी। इसने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया था, लेकिन आज जब वह एक मॉडल लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो लड़की बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन वह उसकी बेटी तो किसी तरह से नहीं लग रही थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया। फिर वो दोनों मेरे पास आए और मुझसे उस लड़की ने बड़े ही नफरत भरे अंदाज में पूछा, नर्स, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? तुम तो शक्ल से ही कोई दाई लगती हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन मैंने बर्दाश्त करते हुए कहा कि डॉक्टर प्रिया अंदर अपने कमरे में है। वो किसी पेशेंट को चेक कर रही हैं। थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने दूसरे पेशेंट को अंदर बुलवाया तो उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि यह मॉडर्न सी दिखने वाली लड़की मेरी सहेली की बहू है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगी तो उस लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कही। वह बोली, यह मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास रखो। मैं डॉक्टर को दिखाकर थोड़ी देर के बाद खुद बाहर आऊंगी तो मैं घर चली जाऊंगी। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं 100% यकीन से कह सकती थी कि ये उसकी सास थी। उस लड़की के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी सहेली बिमला से पूछा, बिमला, क्या ये तुम्हारी बहू है या तुम सच में इसकी नौकरानी हो? बिमला की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भरे मुझसे कहने लगी, तुझे क्या लगता है कि मैं इन लोगों के घर में नौकरी करूंगी? तुम्हें तो पता है कि मैं भी एक बड़े खानदान से संबंध रखती हूँ। बस गुजर बसर ने हालात की चक्की में पिसने पर मजबूर कर दिया है, वरना तो मैं कभी भी इस तरह कहलाने के लायक नहीं थी। और ये लड़की मेरी बहू है, लेकिन क्या करूँ, मॉडर्न इतनी है कि उसे मैं गंवार और अनपढ़ लगती हूँ। इसलिए यह मुझे अपने किसी जानने वाले से नहीं मिला पाती, क्योंकि फिर उसे शर्म आती है, इसलिए कि मैं उसकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, और मेरी अब इतनी भी नहीं उम्र कि मैं अब इस तरह के कपड़े पहन सकूं, और ना ही मुझे अंग्रेजी आती है। और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि यह मेरी नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है बहन, लेकिन मैं क्या करूं? अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रह जाती हूं। अगर मुझे अपने बेटे की परवाह ना होती तो यकीन मानो मैं इसे कभी सूरत में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करती। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की जगह होता है, लेकिन यह लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। इसकी नज़र में मैं दुनिया की सबसे बेकार, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। बिमला की बात सुनकर मैंने उसे समझाया कि तुम फिक्र मत करो, परेशान होने से कोई परेशानी दूर नहीं होती। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों की इज्जत क्या चीज़ होती है। मैं क्या समझाऊं? जब मेरे बेटे ने ही मुझे बिना पूछे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूंगी वो बेकार हो जाएगी। बिमला ने कहा, दफा करो, जैसा कि ये सोचती है सोचने दो। मैंने बिमला से कहा, अच्छा ही है कि मेरे कंधे पर ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं है। बिमला ने कहा, अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि बिमला की बहू कमरे से बाहर आ गई तो उसके तेवर बहुत अजीब से थे। चलो जल्दी चलो, अभी घर जाकर खाना भी पकाना है। तुम तो यहाँ बैठती हो, बातों में लग जाती हो। उसने अपनी सास को बहुत ही बदतमीजी से कहा। मेरा तो अपनी सहेली को इस तरह जलील और बदनाम होता देख दिल दुख गया। मैंने उसकी बहू से कहा, बेटा जरा मेरे पास आकर बैठो। उसे लगा कि शायद मैं किसी डॉक्टरी मामले के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आई मैंने उसके हाल चाल पूछने के बाद उससे कहा, मैं इस औरत को जानती हूँ, यह हमारे यहाँ किराएदार बनकर रहती थी। अब तो हम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं इसके सारे हालात जानती हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है। बेटी, मुझे पता है कि इससे अपने बेटे को कितने ज़्यादा मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है। पढ़ा लिखा कर जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो उसकी यह इच्छा होती है कि बहू उसकी सेवा करे, लेकिन तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही हो। बेटी, यह तो बहुत बुरी बात है। अगर तुम्हें अपनी सास का श्राप लग गया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी।
बेहतर है कि तुम अपने सास से माफ़ी मांग लो। इसके साथ ऐसा व्यवहार ना किया करो कि इसका दिल दुखे। ये एक बेचारी और विधवा बूढ़ी औरत है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह लड़की गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? अगर तुमको आने वाले हर पेशेंट के साथ ऐसे ही निजी जिंदगी के बारे में बातें करनी होती है तो तुम उनके घर चले जाया करो। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत डॉक्टर से कर दी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं यहाँ पैसे देकर अपना इलाज करवाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। मैं तो हैरान थी कि बिमला की बहू कितनी बदतमीज और मुंहफट थी। बिमला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सोचा कि जब मैं उसके घर जाऊंगी तो अच्छे से बात करूंगी। खुशकिस्मती से उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि बिमला बाहर टहलने के लिए निकली हुई थी। उसके हाथ में टमाटर और प्याज भी थे। उसे देखकर मैं उसकी तरफ गई तो वह भी मेरी तरफ लपकी और कहने लगी कि मैं तो इस कॉलोनी में ही रहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा घर भी यही है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने घर आने को कहा तो वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगी। जब तुम्हारा पोता इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं मिठाई लेकर आऊंगी। बिमला कहने लगी कि मेरा पोता कल परसों ही इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मेरी बहू के आखिरी दिन चल रहे हैं। लेकिन ये सब डॉक्टर की मदद से ही होगा। उसे तो किसी दाई वगैरह पर भरोसा ही नहीं। और यकीन मानो, जितना मुझे दाई पर यकीन है इतना किसी डॉक्टर पर भी नहीं। उसके बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। डॉक्टर प्रिया बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनका तजुर्बा भी है और मुझसे ज्यादा भी जानती है। लेकिन वह है कि मरीजों को बिना वजह दवाइयाँ लिख देती है। मुझे ये बात पसंद नहीं थी, पर खैर आजकल के लोगों को डॉक्टर पर भरोसा ज्यादा और दाई पर कम होता है। इसलिए मैंने बिमला से यही कहा कि तुम अपनी बहू को डॉक्टर प्रिया के पास लेकर आना, क्योंकि वो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर जा चुकी है। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि बिमला अपने घर चली गई। अगली सुबह उसने मेरे घर के दरवाजे की कुंडी बजाई। बिमला बहुत ज्यादा हड़बड़ी में लग रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। उसे देखकर मैंने कहा, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है। भगवान के लिए जल्दी जल्दी मेरे घर चलो। मेरी बहू को अस्पताल लेकर चलना है। मेरा बेटा ऑफिस चला गया है। हमें नहीं पता था कि यह वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं कोई न कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ भी बताती ही नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में एक भी बात नहीं पता। तो भगवान के लिए मेरे साथ मेरे घर चल, वरना वह बेचारी मर जाएगी। वो दर्द से चीख रही है। उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी मैं उसके साथ चल पड़ी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे इस लड़की का व्यवहार भी याद नहीं रहा था। याद होता भी तो कैसे ऐसे वक्त में कभी भी उसके साथ कोई गिला शिकवा अपने दिल में उसके लिए ना रखती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली बिमला के घर पहुंची तो मैंने उसकी बहू को एक गाड़ी में बैठाया और हम लोग अस्पताल की तरफ चल पड़े। बिमला की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर प्रिया के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक पर आ गए। हालांकि मेरे ख्याल से ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में हल होने चाहिए। बहरहाल बिमला की बहू की इच्छा पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर प्रिया क्लिनिक पर मौजूद थी। उन्होंने बिमला की बहू को दर्द की दवा दी, जिसे खाकर उसे थोड़ा होश आया और अब वो बातचीत करने के काबिल हो चुकी थी। बिमला की बहू ने फौरन अपना फोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। वह अपनी माँ को लगातार फोन कर रही थी। जैसे उसकी माँ ने कॉल उठाई तो बिमला की बहू अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, माँ आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको फोन लगा रही हूँ। जल्दी डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक पर आ जाइए, मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। उसने यह कहकर फोन बंद कर दिया। डॉक्टर प्रिया ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। तकरीबन 15 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर गाड़ी ने हॉर्न दिया। डॉक्टर प्रिया के क्लिनिक के बाहर उस बिमला की बहू की माँ आ चुकी थी। मैं उसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा तो वह एक बहुत ही मॉडर्न औरत थी, जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। यानी उसने खुद को इतना बना सवार रखा था कि वह बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा तो वह है कि लटपट्टी मटकती नजर आई और अपनी बेटी के कमरे में फौरन चली गई और साथ ही अपनी बेटी की सास को बहुत नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, आप बाहर ही रुकिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। सास को बाहर छोड़कर वह अंदर चली गई। मैंने बिमला से पूछा कि तुम कैसे बहू लाई हो? तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने अपनी पसंद की शादी की है। ये लड़की उसने अपने ऑफिस में पसंद की थी और ये लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन अमीर थी, मॉडर्न थी।
मेरा बेटा कहता है कि इसने मेरी खातिर अपनी इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ दी है, इसलिए मैं इसकी इतनी परवाह करता हूँ। लेकिन उसने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया, क्या क्या छोड़ा, पूरी दुनिया ही छोड़ दी। मेरा तो दिल करता है बहन, मैं सचमुच अपने भगवान के पास चली जाऊं। मेरा दिल इतना दुखा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। हर रात मैं अपने पति को याद करके रोती हूँ। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मैं अपने बेटे की मोहताज ना होती। मेरा दिल बुरी तरह से जख्मी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना पत्थर दिल निकलेगा। बिमला की आंखों में आंसू देखकर मैं भी कांप रही थी। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू ला दे, उससे बदकिस्मत और बेगैरत और बेहया बहू कौन हो सकती है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वह फिर भी परेशान थी और रो रही थी। बिमला कहने लगी कि इन सब से कुछ नहीं होगा, अब जो मेरी किस्मत में लिखा था वो तो हो ही चुका है। बस अब तो सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार दूंगी। पता नहीं कब ऐसे ही अफसोस करते करते मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। आगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। भगवान सब देख रहा है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतने में लेबर रूम के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई थी। डॉक्टर प्रिया पेशेंट का ऑपरेशन करने चली गई थी, जबकि बिमला की बहू की माँ बड़ी बेचैन से कमरे के बाहर टहलने लगी। उसने आते ही अपनी बेटी की सास से बहुत ही गुस्से में कहा, ऊपर वाले से प्रार्थना करो मेरे बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। मेरा तो आशीर्वाद है उसके साथ, बिमला ने बड़ी दुखी अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद वह औरत बड़ी बेचैनी से लेबर रूम के अंदर दोबारा चली गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, जबकि डॉक्टर प्रिया जब बाहर आई तो उसका चेहरा भी खामोश था। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो और बेटी दोनों के चेहरे देखने वाले थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो कहाँ गया। मैं इंतजार करके खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने बिमला को अंदर आने से रोक दिया और कहने लगी कि आप बाहर ही रुके। मैं तो सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि वह पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर प्रिया ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ, बच्चा तो ठीक है ना? वो रो नहीं रहा। मेरी बात सुनकर लड़की गुस्से से बोली, तुम तो यहाँ सफाई करने आई थी, लगता है कि तुम बिमला के लिए इस कमरे की जासूसी करने आई हो कि यहाँ क्या हुआ है। नहीं, मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आई हूँ। मेरा तो ये रोज का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको यह बातें सुना घबरा कर वापस आ गई। बिमला तो उनके आगे मजबूर हो गई, लेकिन मैं नहीं। मैंने आकर बिमला से कहा, वो लोग तो बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम अंदर जाओगी तो शायद तुम्हें बता दे। अरे मुझे क्या बताएंगे, मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया। मेरे पास उससे बात करने का भी कोई तरीका नहीं है। और देखो, उसकी पत्नी ने भी उसे फोन करके नहीं बुलाया, जबकि उसके पति का इस वक्त यहाँ पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। रुको, मैं उसे फोन करती हूँ, तो मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका। नंबर मेरी बहू के पास है, तुम जाकर उससे पूछो। मैं फिर ढीठ बनकर कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे बिमला का बहुत ख्याल था। अपनी इज्जत से भी ज्यादा मुझे बिमला की परवाह थी। इस बार जैसे ही कमरे में गई, मैंने देखा कि उस बिमला की बहू ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। ये उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो, लेकिन मैंने उससे जब बात की तो उसने फौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, क्या बात है, तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ। मैंने कहा, पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बिमला ने भेजा है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम उसकी चमची हो। क्या कहने के लिए भेजा है उस बुढ़िया ने? बुढ़िया को आराम नहीं आता। बिमला की बहू अभी भी बाज नहीं आई। मुझे तुम्हारे पति का नंबर चाहिए, उसको अब यहाँ होना चाहिए। वो मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। बिमला की बहू फट से बोलती जा रही थी। मुझे जब उसे बुलाना होगा तो मैं खुद ही फोन कर लूंगी। तुम्हारे बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बिमला की बहू ने कहा। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्यों परेशान हो? हमें तो बताओ, हम यहाँ तुम्हारी परेशानी हल करने के लिए ही तो खड़े हैं। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। बिमला की बहू ने कहा। मैं हैरानी थी कि कितनी बदतमीज है। इसको इस बात के भी एहसास नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए ही खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और आकर बिमला को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर तो बहुत ही बिगड़े हुए हैं, पता नहीं उसे क्या परेशानी है।
बस सबको खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वह अपने घर चली जाएगी और तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा, तो फिर बाकी मामला देख लेना। चलो सही है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं समझती। भगवान करे मेरे बेटे से अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफ बता दे ताकि मेरी फिक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर बिमला तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं यह सोचने लगी कि आखिर उस बिमला की बहू को बेटा हुआ या बेटी, जो भी पैदा हुआ, उससे क्या परेशानी थी कि वो हमसे भी छुपा रही थी। कम से कम उसे अपनी सास और अपने डॉक्टर को तो इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर प्रिया के घर का नंबर नहीं था, सिर्फ क्लिनिक का नंबर था, इसलिए मैं उनसे भी पूछ नहीं सकी। बिमला के साथ मैं भी घर चली गई। मैंने सोचा शाम को जाकर बिमला के घर पता करूंगी कि उसके पोते की सेहत कैसी है। शाम हुई तो मैंने सोचा कि खाली हाथ घर जाने के बजाय मिठाई का एक डिब्बा ले चलूं। आखिर उसके घर में एक खुशी की खबर आई है, मुझे मिठाई लेकर उसके घर जाना चाहिए। मैंने करीबी बेकरी से मिठाई ली और बिमला के घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर कुंडी बजाते ही बिमला ने इस तरह दरवाजा खोला जैसे वह पहले से ही मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और बोली, ऊपर वाले का धन्यवाद कि तुम आ गई। अभी तक वह अपने कमरे में ही है, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। मैं उसे तसल्ली भी दूंगी और अगर मेरी किसी मदद की जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। इतना कहकर मैं अंदर आई, लेकिन जैसे ही मैं उसकी बहू के कमरे में गई तो उसने फिर से अपने बेटे को छुपा लिया। लगता था जैसे वह उसे सबसे छुपा रही हो या उसे किसी को दिखाना नहीं चाहती हो। मैं हैरान थी, अब तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे की पैदाश को लगभग 10 घंटे गुजर चुके थे। इतने में घर के दरवाजे की कुंडी बजी तो बिमला ने जाकर दरवाजा खोला। उसका बेटा घर आ गया था। बिमला ने अपने बेटे का माथा चूमकर उसे पोते की खुशखबरी सुनाई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगा कि माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपने तो कहा था 1 हफ्ते बाद की तारीख है। अरे ऐसा अचानक कैसे हो गया? वह यह सब कहते कहते अंदर आया। मैंने भी उसे बधाई दी। वह मुझसे 2-4 बातें करके बड़ा परेशान और उलझा हुआ लगा और बेचैन भी लग रहा था। वो बोला कि आंटी, आपने नाराज मत होना, लेकिन अभी मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। मैंने कहा कि मैं क्यों नाराज होने लगी बेटा, ये तो तुम्हारी खुशी का दिन है। जा उसे बधाई दो और अपनी खुशियाँ मनाओ, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, आप भी आ जाइए, क्यों नहीं। इतना कहकर मैं और वह दोनों कमरे में चले गए, लेकिन उस बिमला की बहू का मुंह इस तरह से बना हुआ था कि जैसे उसने बच्चे को नहीं बल्कि किसी और चीज को जन्म दिया हो। तुम लोग क्या बार बार मेरा बच्चा देखने कमरे में आ जाते हो? आप यहाँ से चले जाइए। यह मेरा बच्चा है। इसे 9 महीने मैंने अपने पेट में रखकर जन्म दिया है। मैं जिसे चाहूँ उसे दिखाऊं और जिसे चाहूँ ना दिखाऊं। ये क्या बात हुई? क्या हो गया तुम्हें? खुशी का मौका है, लाओ मेरे बेटे को चेहरा दिखाओ। मैं बहुत बेचैन हूँ, ऐसे मत करो, मुझे मत तड़पाओ। इतना कहकर उसने पति के हाथ आगे बढ़ाया तो बिमला की बहू ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाऊंगी। यह सिर्फ मेरा बेटा है। उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लिया, जबकि बिमला का बेटा हक्का बक्का उसे देखने लगा। बिमला भी हैरान परेशान थी। बहू, हम अपना पोता देख कर ही रहेंगे, तुम हमें इसे देखने से रोक नहीं सकती, हमारा हक है इसे देखने का। कहकर बिमला भी आगे बढ़ी, मगर बिमला की बहू ने तो बड़े ही गुस्से से उसका हाथ दोबारा पीछे झटक दिया। लेकिन अब दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अचानक बिमला के बेटे ने किसी तरह अपनी पत्नी के हाथ से वह बच्चा छीन लिया और उस पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ गई, जबकि बिमला का चेहरा जो बालों से भरा हुआ था। बिमला ने मुझे कल परसों ही बताया था कि उसकी बहू हर वक्त उसे यही कहती थी कि माँ, तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती, तुम बहुत ही गंवार लगती हो, तुमने कभी अपने चेहरे की सफाई नहीं की। अरे तुम जैसी गंदी गंवार औरत को मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलवा सकती और उन्हें नहीं बता सकती कि तुम मेरी सास हो या मेरे पति की माँ हो। वह बिमला को दिन रात ताने देती रहती थी, जबकि अभी पैदा होने वाले बच्चे के सिर्फ चेहरे पर बाल थे, बल्कि जिस्म पर भी बहुत लंबे लंबे बड़े बाल थे। यह देखकर बहू को अपनी सास से की हुई बदतमीजी याद आ रही थी, लेकिन अब इस बात का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से उसे उसकी सजा इस तरह से मिल चुकी थी। मुझे तो इतनी परेशानी आज से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन यह सब देखकर एक बात मैं समझ गई थी कि प्रताड़ित औरत का श्राप जरूर लगता है।
कभी भी किसी ऐसी बेबस विधवा औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए जिसका श्राप दुनिया को भी हिला दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।